मैं महेश चंद शर्मा, कृष्णा बाल विद्या मंदिर इंटर कॉलेज मंगपुरा से आज हिंदी विषय कक्षा द्वादश के ऑनलाइन विषय के अंतर्गत आज हिंदी के पाठ राष्ट्र का स्वरूप पर एक गद्यांश के विषय में विचार करना है। राष्ट्र का स्वरूप, जैसा कि इसके नाम से ही विदित है, एक गंभीर अध्ययन है। इसके जो लेखक हैं डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल, उनका गहन अध्ययन इस पाठ के गंभीरता के विषय को हमें स्पष्ट बताता है कि उनका अध्ययन कितना गंभीर है, कितना स्पष्ट है। उनके पाठ में जो शब्दावली है उसमें कितनी गंभीरता है। उनका जो ये पाठ है, शीर्षक राष्ट्र का स्वरूप, वास्तव में एक ऐसी सोच है संगठनात्मक कि हम किस प्रकार से राष्ट्र का निर्माण कर सकते हैं। राष्ट्र अर्थात शरीर, शरीर अर्थात देश, यानी ये सब एक ही प्रारूप से हैं। ये जो हमारा राष्ट्र है, तीन तत्वों, तीन आधारों से मिलकर बना है। प्रथम भूमि है। जिस देश के पास, जिस राष्ट्र के पास भूमि होगी वही राष्ट्र बन सकता है। अर्थात किसी राष्ट्र के पास भूमि ऊबड़ खाबड़ है, किसी के पास रेतीली है, किसी के पास पहाड़ी है, किसी के पास बर्फीली है, किसी की पृथ्वी में बहुत खनिज पदार्थ हैं, किसी देश की भूगर्भ जो व्यवस्था है वो खनिजों से रहित है। तो उसके आधार पर ही, भूमि के आधार पर ही हम राष्ट्र के विकास और उसके पतन पर ध्यान कर सकते हैं या उस पर आधारित है। तो किसी भी राष्ट्र को, जैसे आज हम देख रहे हैं, चीन के पास बहुत क्षेत्रफल है, अमेरिका के पास बहुत क्षेत्रफल है, रूस के पास बहुत क्षेत्रफल है। माना इनके सामने जापान के पास बहुत कम क्षेत्रफल है, फिर भी जापान आज विकसित राष्ट्र में गिना जाता है। वो एक दूसरा कारण, उसकी आज की वर्तमान की जो तकनीकी व्यवस्था है वो उस पर विशेष प्रभाव डालती है। लेकिन पश्चिमी एशिया के जो देश हैं, जिनमें अरब है, ईरान, इराक, कुवैत, इनकी पृथ्वी में जो पेट्रोलियम व्यवस्था है, जो खनिज के रूप में भरी पड़ी है, वो उनकी उन्नति का सबसे बड़ा कारण है। इसी प्रकार से इस राष्ट्र के स्वरूप का दूसरा तत्व है जन। जन अर्थात जनसंख्या। बिना जनसंख्या के कोई राष्ट्र नहीं हो सकता। तो जब तक देश के पास जनसंख्या होगी तभी वो राष्ट्र कहलाएगा। किंतु यदि मानक से जनसंख्या कम है तब भी राष्ट्र बेकार है। अगर जनसंख्या इतनी अधिक हो जाए कि राष्ट्र में विस्फोटक स्थिति पैदा हो, खाने को सामान ना मिले, कोई आवश्यक वस्तु हमारे प्रयोग की जो है वो प्राप्त ना हो, तो वो विस्फोट हो जाएगा। इसलिए जनसंख्या भी हमारी व्यवस्था या मानक के अनुसार होनी चाहिए। जब तक हम इस जनसंख्या को अपने क्षेत्रफल, अपने संसाधनों के आधार पर समन्वित नहीं करेंगे, तब तक ये हमारी जनसंख्या जनहित लायक नहीं होगी। इसीलिए इस राष्ट्र के स्वरूप को निर्माण देने के लिए जनसंख्या का विशेष महत्व है। इस राष्ट्र के स्वरूप के निर्माण में तीसरा तत्व है
जो भावात्मक रूप में है संस्कृति। संस्कृति वो तत्व है जिसे हम संपूर्ण रूप से, चाहे दैहिक हो या मानसिक हो, सब प्रकार से जिसे हम क्रियान्वित कर लेते हैं जिन क्रियाओं को, और वो सब क्रियाकलापों का जो परिणाम है संस्कृति कहलाती है। किसी भी राष्ट्र की संस्कृति उसकी उन्नति का प्रचायक है। यदि हमारी संस्कृति ऐसी है कि हम उसे उन्नत स्थिति या अपने करैक्टर को, अपने चरित्र निर्माण को बहुत ऊंचा कर लेते हैं, तो वो हमारी उन्नति में शामिल है। इसीलिए भारतवर्ष चरित्र निर्माण के लिए विश्व प्रसिद्ध रहा है। तो संस्कृति जो है वो राष्ट्र का एक स्वरूप है। इस स्वरूप से ही हमारे विश्व में जो गणना होती है किसी भी राष्ट्र की, उसका आधार संस्कृति है। अब हम एक गद्यांश है जिसका ये संकेत है पृथ्वी के विशाल और उसका अंतिम है संचालित होना चाहिए। तो इस छोटे से गद्यांश में हम परीक्षा की दृष्टि से जब पढ़ेंगे या इसका अध्ययन करेंगे तो सबसे पहले आता है संदर्भ। तो यह गद्यांश हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक सामान्य हिंदी के जो पाठ है राष्ट्र का स्वरूप से अवतरित है। इस गद्यांश के या इस पाठ के जो लेखक हैं वो वासुदेव शरण अग्रवाल हैं, जो हिंदी के विशेषतया संस्कृति के मर्मज्ञ हैं और उन्होंने ही इसको लिखा है। इसका एक भाग है रेखांकित अंश की व्याख्या। वो इस प्रकार से है, किसी जन को पीछे छोड़कर राष्ट्र आगे नहीं बढ़ सकता। किसी जन, जैसा कि अभी दिखाया है, जन राष्ट्र का एक हिस्सा है। वही हम कह रहे हैं, वही ये पंक्ति कह रही है, किसी जन को पीछे छोड़कर राष्ट्र आगे नहीं बढ़ सकता। किसी एक वर्ग को, किसी एक व्यक्ति विशेष को, किसी एक जाति को, किसी एक धर्म को हम छोड़ करके ये नहीं कर सकते कि राष्ट्र को आगे बढ़ाने। अर्थात राष्ट्र को बढ़ाने का मतलब है कि हम जन जन अर्थात सबको साथ लेकर चलें। अतएव राष्ट्र के प्रत्येक अंग की सुध हमें लेनी होगी। सुध ज्ञान, जानकारी, पता। तो हमें हर एक वर्ग की सुध लेनी है, अर्थात उसको देखना है। प्रायः आज हम देखते हैं कि जो हमारे राष्ट्र के मुखिया हैं, मंत्री हैं, नेता हैं, वो खासकर जो है अपने समवर्ग में घुल मिलकर किसी एक वर्ग पर विशेष ध्यान दे देते हैं। परिणाम ये होता है कि दूसरा वर्ग प्रताड़ित हो जाता है, दुखी हो जाता है, और उसका परिणाम अगले चुनाव में तब आता है जब वो पार्टी हार का मुंह देखती है। कारण क्या है? उस समय हमारे जो राष्ट्र निर्माता है उन्होंने सुध नहीं ली है, अर्थात जन जन की सुध नहीं ली है। उदाहरण दे रहे हैं इसमें, राष्ट्र के शरीर के एक भाग में यदि अंधकार और निर्बलता का निवास है तो समग्र राष्ट्र का स्वास्थ्य उतने अंश में असमर्थ रहेगा। जिस प्रकार से शरीर में अगर एक हाथ कट गया हो, टूट गया हो, मुड़ गया हो, यानी किसी कारण से भी वो कार्य करने में असमर्थ है, तो उसके बिना व्यक्ति पूरे का पूरा स्वस्थ नहीं रह सकता। इसी प्रकार से राष्ट्र, अगर उसका कोई एक हिस्सा, कोई एक वर्ग, कोई एक स्थान, कोई एक संस्थान, यदि उसमें कोई विकृति है, कोई कमी है, कोई परेशानी है, या उसमें कोई सुविधा नहीं है, तो वह भी राष्ट्र की उन्नति में बाधक होगी। इसीलिए राष्ट्र को भी चाहिए कि वो अपने प्रत्येक तंत्र को देखे।
और उसकी सुध लेनी चाहिए, तभी वो इस प्रकार से राष्ट्र विकसित हो सकता है ताकि जो है सबका विकास हो सके। फिर इसमें एक प्रश्न दिया है, राष्ट्र के प्रत्येक अंग की हमें सुध क्यों लेनी चाहिए? ये एक प्रश्न दिया है लेखक ने। इस गद्यांश में प्रत्येक अंग राष्ट्र के मुख्य रूप से हमने जो दिए हैं 3 अंग, भूमि, जन और संस्कृति। इनके अलावा राष्ट्र में जो प्रत्येक वर्ग है, प्रत्येक जाति है, प्रत्येक समुदाय हैं, संस्थान हैं, विभाग हैं, उनको हम प्रत्येक को अगर देखेंगे, प्रत्येक की व्यवस्था ठीक रखेंगे, तभी वह देश के संचालन में बराबर की हिस्सेदारी कर सकते हैं। अन्यथा उनमें पंगुता हो जाएगी और वो विकृत हो जाएंगे और राष्ट्र बजाय विकास के पतन की ओर चला जाएगा। इसके लिए मुख्य चीज़ है समन्वय। जैसा कि अभी कोरोना के समय में एक देश है विश्व में, न्यूजीलैंड, उसमें भी कोरोना हुआ है, लेकिन वहाँ कोरोना फैला नहीं है। वहाँ की जो राष्ट्रपति महिला हैं, उन्होंने अपने जनसंख्या से, अपने नागरिकों से इतना तालमेल मिलाकर रखा, इतनी सुध ली जनता की कि किसी के सुख दुख की जानकारी प्रतिदिन हर चैनल के माध्यम से प्राप्त की। देशवासियों ने अपने दुख को दुख ही न समझ करके राष्ट्र भावना के साथ अपने राष्ट्रपति के साथ जो है इस तरह से मेल खा लिया जैसे किसी को कोई कुछ दुख हुआ ही नहीं, और कोरोना वहाँ से भाग ही गया। न्यूजीलैंड इसका प्रमुख उदाहरण है। इसलिए हमें प्रत्येक अंग की बराबर सुध रखनी चाहिए या उसकी देखभाल करनी चाहिए। एक दिया है, समस्त देशवासियों को एक जैसी भावना से ओत-प्रोत क्यों होना चाहिए? लेखक का कहना है कि हमारा राष्ट्र एक है, एक ही राष्ट्र में हम रहते हैं, एक ही राष्ट्र की हम भाषा बोलते हैं, एक ही राष्ट्र के विकास के लिए हम कार्य करते हैं, एक ही राष्ट्र का हमारे संसार में एक नाम है। इसलिए हम सबको एक जैसी यानी राष्ट्रहित की भावना से ही ओत-प्रोत रहना चाहिए। हमें, चाहे हम गांव में रहते हों, चाहे हम शहर में रहते हों, चाहे हम उद्योग संबंधी कार्य करते हों, चाहे कृषि संबंधी कार्य करते हों, शैक्षणिक करते हों या और कोई तकनीकी व्यवस्था का कार्य देखते हों, परंतु हमारी भावना देश हित की होनी चाहिए। इसका एक प्रबल उदाहरण हमें इतिहास में देखने को मिलता है। चीन ने जापान को, वहाँ के नागरिकों को बंदी बना करके अपने यहाँ नौकर रखा, मशीनों पर उनसे कार्य कराया और उन हठधर्मिता से उनका शोषण किया। वो किसी भी तरह चीन से भाग नहीं सकते थे, किंतु उनकी आंतरिक भावना ने या देश प्रगति की भावना ने उनको ऐसा उत्साहित किया कि सबने एक निश्चित समय बना दिया कि उस समय हमें बिना किसी से कुछ कहे, बिना किसी को कुछ बताए, एक समय अपनी अपनी मशीनों को ऐसे तोड़ देना है कि वो कार्य न कर सकें, और उन सब ने ऐसा ही किया। सारा चीन इस बात को देख करके, सुन करके हतप्रभ रह गया कि ये क्या हुआ, और उन नागरिकों को जो जापान के थे उनको वापस जापान भेजना पड़ा। उन जापानियों ने आज कितनी तरक्की की है ये उनकी भावना से प्रतीत हुआ, और उस भावना से उन्होंने जापान को भी विकसित कर लिया। अब
इस पृथ्वी पर सबको एक समान अधिकार किस दृष्टि से प्राप्त है? हम जिस पृथ्वी पर रह रहे हैं उस पृथ्वी पर बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, बहुत सारे तत्व ऐसे हैं जो सबके लिए एक ही है। सूर्य एक है जो सारी पृथ्वी को समान रूप से प्रकाश का वितरण करता है। हवा, इस पृथ्वी पर सारी हवा जो वायुमंडल में भागती है, दौड़ती है, वो एक समान रूप से सबके पास जाती है, सभी को उसी से वितरित करती है। एक ही प्रकार की गैसें, एक ही प्रकार के तत्व इस सृष्टि में जो पड़े हुए हैं, वो सब हमको इस बात का इशारा करते हैं, वो सब हमें ये बताते हैं कि हमें समान अधिकार से ही अपने राष्ट्र को भी देखना चाहिए, उन्नति करनी चाहिए या उसके प्रति समर्पित होना चाहिए। इस विषय में सबसे अधिक जो याद करने योग्य या प्रयास करने योग्य बात है वो है हमें छोटी छोटी बातों को भूल करके, छोटे छोटे दोषों यानी जो हमें बुराइयां हैं, आपस में न बोलना, किसी दूसरे को न समझना, किसी के साथ कोई हिस्सेदारी न करना, इन छोटी छोटी बुराइयों को त्याग कर हमें समन्वय की भावना से, सहयोग की भावना से सबके साथ समान रूप से मिलकर के कार्य करना चाहिए। तो फिर वो पृथ्वी, वो प्रकृति का जो हमें समान अधिकार प्राप्त है, उसी प्रकार हम भी समान अधिकार से राष्ट्र को विकसित करने में सहयोग कर सकेंगे। इसलिए ये नितांत सत्य है कि हम सब पृथ्वी के अंग हैं, राष्ट्र के अंग हैं। तो हमें राष्ट्र की तरक्की के लिए अपने मतभेदों को भुला करके सबको समन्वित रूप से राष्ट्र विकास में ही अपने विचार, अपने कार्य और अपना सहयोग देना चाहिए। जय हिंद।